हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो आज से हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की। लेकिन इसमें हम कोर पॉलिटी नहीं पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जानते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेटिंग एक्ट्स। हम यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ईशा, आप बता रहे हो कि आपने पढ़ रखी है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। बाकी किसी ने नहीं पढ़ी है कभी? फैम नहीं? चलो कोई नहीं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, इसलिए मैं आइडिया लेना चाहता था, ठीक है। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी देखो, जो दोस्तों बुक होती है ना, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है, ये जर्नली तो देखो अभी तक इसका दायरा ऐसा था कि जो पर्सन पीएसआईआर में कूद रहा है ऑप्शन लेने के लिए, मतलब जिसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ऑप्शन लेने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उस पर्सन को वो कोई सी भी कोचिंग करे, सेल्फ स्टडी करे, सिलेबस देखेगा ना वो पर्सन, तो उसको ही समझ में आएगा कि पीएसआईआर में सबसे पहले मुझे ना पॉलिटिकल थ्योरीज से स्टार्ट करना पड़ता है अपना सिलेबस पीएसआईआर ऑप्शनल का। यानी कि प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, सोक्रेटिस, मैकियावेली, ठीक है। ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनको इनसे स्टार्ट करना पड़ता है। अब ये जो लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। इनको हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफर्स बोलते हैं, यानी कि हर किसी पर्सन की यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसफीज है। वो पॉलिटिकल फिलोसफीज किसी न किसी प्रिंसिपल की फॉर्म में होती हैं। लाइक इनका कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था एंशंट रोम में, एंशंट इटली में, एंशंट ग्रीस में, यूएसएसआर में, जो भी थ्योरिस्ट जहाँ से भी था, इक्वालिटी का उसका क्या विचार है, फ्रीडम के ऊपर वो क्या सोचता है, उसका मतलब फंडामेंटल राइट से क्या है, लोकतंत्र से उसका क्या मतलब है, डेमोक्रेसी के बारे में मतलब वो क्या सोचता है। ये धीरे धीरे करते करते आगे चलकर जब एक देश ने दूसरे देश को कब्जा करना शुरू करा, कॉलोनाइजेशन से लेकर डीकॉलोनाइजेशन की स्ट्रगल से लेकर, जब फाइनली अलग अलग देशों ने अपने अपने देश के संविधान को बनाने के बारे में सोचा, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ चीज़ तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ हमें स्टेट करनी पड़ेगी। लेकिन हर एक चीज़ ना जब भी एक देश के लेवल के ऊपर वर्क करती है, तो वो दो तरीके से वर्क करती है। एक होता है उसका, ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और एक होता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फ्रेमवर्क। दो चीज़ें होती हैं। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, और फिर उसका होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। लेकिन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये जो लिखा जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वक्त, हालात और ज़माना बदला, और इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। और इंटरप्रिटेशन चेंज होने से इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर लगता है। इसलिए आप लोगों ने अक्सर पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको आप नॉर्मल इंडियन पॉलिटी कहते हो। जब भी प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में संविधान के किसी भी प्रोविजन को लेकर, आर्टिकल को लेकर, उसकी मीनिंग को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो वो बताओ कौन से ऑर्गन के पास जाते हैं? तो प्रेसिडेंट कौन से ऑर्गन के पास जाते हैं सलाह मशवरा करने? बताओ। सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, तो अब चीज समझने की कोशिश करो। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं इसी लाइन से, इसी कंटेक्स्ट से, कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी की छोटी सी झलक देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको इंडियन पॉलिटी के साथ कनेक्ट करते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सो एंड सो बात इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, जो बातें इसके बारे में लिखना शुरू हुई थी दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, और आज अगर मैं ये एरा चेंज कर दूं 2024-25, तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो एरा है वो बदल चुका है। वक्त ने पलटी मार दी है काफ़ी ज़्यादा।
बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट टू प्राइवेसी, डेटा साइंस, लोगों का डेटा ब्रीच होना, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हुए हैं, लोगों के राइट्स मीनिंग स्कोप बदले हैं, सोसाइटी ब्रॉड माइंडेड हुई है, बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज हो गई हैं। पहले के ज़माने में हो सकता है एक लड़की अगर जीन्स या फिर रग्ड जीन्स पहनकर निकले तो उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाए कि तुम सोसाइटी में अपने मॉडर्न कपड़ों से बिगाड़ रही हो सोसाइटी के लोगों को। लेकिन आज अगर ऐसे इस प्रकार का दुर्व्यवहार या अत्याचार कमेंटबाजी आपके पास होती है तो आप सिर्फ एक पर्सन के खिलाफ नहीं, जितने लोग आपके खिलाफ कमेंटबाजी कर रहे हैं आप उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हो, उनको जेल पहुंचा सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम जितनी भी एग्जाम्पल पकड़ ले उतने कम होंगे हमारी डिस्कशन के लिए। बहुत जमाना चेंज हो चुका है। तो संविधान में जो बातें लिखी गई थी वो तो इंटैक्ट है, वो तो पूरी की पूरी इंटैक्ट है। और वो संविधान की लिखी हुई बातें है संविधान का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो है संविधान का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब इसकी बातें जो वक्त हालात और जमाने के अनुसार जो चेंज हो गई है, छोटी सी बात कर लो, ज्यादा दूर क्यों जाना। 20 साल ही लगभग हुए थे 1950 से लेकर 70s तक। डिबेट ये आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 7 फंडामेंटल राइट डाले थे। उनमें से क्या राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या एक मीनिंगफुल राइट है? क्या ये रेलिवेंस होल्ड करके रखता है 1973 में? यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो भी चीजें लिखी रहती हैं वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को गाइड करती हैं। हमारे देश में इस चीज की इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज अ हायर इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इसको बोलते हैं ना कि हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज के बाद आप एक चीज समझ जाओ वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारे संविधान में लिखी हुई है, उसके जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं उसको नए जमाने वक्त और हालातों के अनुसार इंटरप्रेट करके देशवासियों को बता रहा है। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली चीज? बताओ। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, क्या इसकी रेलेवेंस होती है, आज आप चैप्टर में अच्छे से जान जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको बता दिया इंडियन पॉलिटी से कनेक्ट करते हुए कि जब पॉलिटिकल, अगर मान लो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है, जब उसके अंदर सब कुछ क्लियरली क्रिस्टल क्लियर डिफाइन है, तो फिर जब भी प्राइम मिनिस्टर, उनके मंत्रिमंडल को, प्रेसिडेंट को किसी भी चीज पर आगे डिसीजन मेकिंग करते हुए दिक्कत आ जाती है, तो पहली बात तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजों का मीनिंग और स्कोप जो है वो बदल जाता है। जैसे आप राइट टू फ्रीडम का ही स्कोप देख लो। राइट टू फ्रीडम में आगे चल चलकर बहुत सारी चीजें ऐड हो गई, लाइक राइट टू रिमेन साइलेंट। आपको अगर कुछ नहीं बोलना है तो आपसे वो कोई कुछ बुलवा नहीं सकता है। मेरी क्लास में करने की कोशिश मत करना, ना मैं जुडिशियल रिव्यू होने दूंगा और ना मौलिक अधिकारों को एंजॉय करने लायक छोड़ूंगा। दूसरी चीज, राइट टू प्राइवेसी की बात कर लो। इसी बुक के अंदर वो एग्जांपल आएगा जो मैं अक्सर आपको देता रहता हूं कि कैमरा आपका है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के बाथरूम में घुसकर कोई नहा रहा तो उसकी फोटो खींच लो कि कोई बात नहीं मैं तेरी फोटो तो खींच रहा हूं, कैमरा तो मेरा, तेरा क्या जा रहा है? ठीक है। राइट टू प्राइवेसी याद है 2017 केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, है ना? ये सारी चीजें। ओके, तो चलो आराम से धीरे धीरे करके समझते हैं। देखो थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है ना ये एनालिटिकल है, मतलब इसमें एनालिसिस काफी ज्यादा है। आपको यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आगे चलकर सेकंड चैप्टर से प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम की चीजें मिलेंगी, जिसके बारे में यूपीएससी ना प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट बनाना शुरू करती है। बिकॉज वो हर कोई वो जानते हैं कि लक्ष्मीकांत को लेकर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की बुक को लेकर हर कोई रट्टेबाज है। ठीक है, हर कोई रट लेगा। उनको एलिमिनेट करने के लिए वो क्या करते हैं,
पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ कुछ चीज़ें डाल देते हैं। एक मतलब स्टेटमेंट मान लो 4 बनाई 5 बनाई, 3 स्टेटमेंट डाल दी लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी, 2 स्टेटमेंट उठाकर डाल दी पॉलिटिकल थ्योरी से कि आप उसकी इंप्लीकेशन बताओ। अगर आप यहां पर एक कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती आपका बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो पहला चैप्टर समझते हैं आराम से। पेशेंस रखना पूरा फर्स्ट चैप्टर को करने के लिए। राइटर आपसे कह रहा है कि इंसान जो है वो 2 एस्पेक्ट में काफी यूनिक प्राणी है। दे आर यूनिक इन 2 एस्पेक्ट्स। क्या? एक तो इनके पास रीजन है, दूसरी चीज दे हैव एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट देयर एक्शंस। ठीक है, मतलब हर एक चीज की इंसानों के पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, यानी कि रीजनिंग पावर है, और उस रीजनिंग पावर को, उस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को अप्लाई करने की पावर भी है, यानी कि एप्लीकेशन है जिसको आप कहते हो प्रैक्टिकल पावर, वो भी है। ठीक है, अब अगर आप ये 2 चीज समझ सकते हो तो आप ये समझ जाओ कि पॉलिटिकल थ्योरी भी कुछ इसी चीज से बना होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम जो भी संविधानों में, किसी भी रूल बुक में जो भी चीजें लिखते हैं ना, हम उसको क्वेश्चन करते हैं कि चीजें प्लीज लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। हम उसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं हु, वॉट, वेयर, वाई एंड हाउ। हु, वॉट, वेयर, वाई एंड हाउ, ये हम क्वेश्चंस करते हैं। इसलिए आप अगर कभी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को देखोगे तो वो ना देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को किस नजरिए से, कि पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस में एक तरीके से फिलॉसफी है। और कोई भी ऐसी ब्रांच साइंस की जहां पर आपके पास रीजनिंग पावर हो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करने की पावर हो, और उस चीज को अप्लाई करने की पावर हो, प्रैक्टिकल पावर हो, आपके पास एबिलिटी हो, वो चीज होती है फिलोसफिकल। वो चीज होती है फिलोसफिकल। इसलिए तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को, सॉरी पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने जो भी फिलोसफी अपनी दी है वो किसी ना किसी थ्योरी की फॉर्म में दी है। ठीक है, लाइक प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ मयूर, याद है फिलोसफर किंग? है ना, प्लेटोस आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग। प्लेटो कहता था फिलोसफर किंग ही एक ऐसा पर्सन है, एकमात्र ऐसा पर्सन है जो कि बेस्ट तरीके से देश को संभाल सकता है, एंशियंट ग्रीस को। खैर वो डिबेट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। क्या कह रहे हो? एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल पावर, मतलब जो चीज आप, जिस चीज के ऊपर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उस चीज को फिर अप्लाई भी करके बताओ ना। बातें तो बहुत कह दी आपने कि ऐसा करके देख लो, वैसा करके देख लो, एप्लीकेशन में वो चीज दिखनी भी तो चाहिए। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गई। एप्लीकेशन, यस डेमोक्रेसी आज तक सर्वाइव कर रही है, दूसरी कंट्री से ज्यादा बेटर है, यहां के लोग फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब एंजॉय कर पाते हैं। आप पीएम के खिलाफ सो सॉरी बोलकर टीवी चैनल के एड्स में जोक बना लेते हो, नॉर्थ कोरिया चाइना में ये वाला काम हो जाएगा?
डिफरेंस क्या है? हमारा डेमोक्रेसी है, वहां डिक्टेटोरियल रिजीम है, ऑथोरिटेरियन रिजीम है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पर आप जिस चीज के ऊपर अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके दिखा सको। और दूसरा एक एस्पेक्ट इसका ये भी हो सकता है जो आपको समझना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी चीज होती है कि जब भी हम किसी भी चीज का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मान लो एक कंट्री की एक एक बात इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसलिए मैंने कहा था पेशेंस होल्ड करके रखना पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक कंट्री की नेशंस रूल बुक, जब हम लोग इसको बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंदर हम जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जब हम इसका स्कोप लेकर आते हैं ना, हर चीज के पीछे आप देख लो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग पावर छुपी होती है, और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन छुपी होती है। जैसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं भाई, एनजेएसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक ऐसी चीज थी, 99th अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसी चीज थी, सरकार ने इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही तो बनाया था, लिखा ही तो था। प्रैक्टिकली इंप्लाई कहां हो पाया? ये कहां अप्लाई हो पाया? नहीं हो पाया। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसकी हुई नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये जुडिशरी को ठीक नहीं लगा। क्यों? जुडिशरी सरकार के द्वारा दी गई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग पावर से खुश नहीं था, तो उसने क्या कर दिया? इसको स्क्रैप कर दिया, जिसको आप आम भाषा के अंदर क्या कहते हो? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? इसकी मान्यता चली गई कि नहीं चली गई? पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है, पॉलिटिकल साइंस का, या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस ना कह के अगर आप ऐसा कह लो, एक देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, कोई भी एग्जीक्यूटिव रूल का, स्टैट्यूट का, ठीक है, कानूनी व्यवस्था का पार्ट वही चीज बन सकती है जिसके ऊपर सरकार या जिस अथॉरिटी ने उसको फ्रेम करा है वो उसके पीछे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पेश कर सके। हु, वॉट, वेयर, वाई एंड हाउ, क्या होगा, कैसे होगा, किसके लिए होगा, क्यों होगा, इसके होने से क्या हो जाएगा, ये सब चीजें हो पहले। तभी एक लास्ट एग्जांपल और, तभी क्या होता है जब सरकार एक ड्राफ्ट बिल का प्रपोजल जनता के सामने रखती है, तो वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। सरकार मेजॉरिटी में हो, अगर जो कोई भी चीज इंप्लीमेंट होने जा रही है, अगर उसकी पॉलिटिकल थ्योरी स्ट्रांग नहीं है ना, उसके अंदर दम नहीं है, उसके अंदर फिलोसफिकल पावर नहीं है, यानी कि लॉजिकल आर्गुमेंट, रीजनिंग पावर नहीं है, सरकार मेजॉरिटी में हो, तब भी वो वीक हो जाएगी, क्योंकि जनता उसको रेटिफाई नहीं करेगी। इसके सबसे पहले दो एग्जांपल हैं। बीजेपी मेजॉरिटी में है और अपने कार्यकाल में दो चीजें लेकर आई, एक 3 फार्म लॉस, दूसरी चीज अभी जो आया हिट एंड रन केस बिल, सुना होगा, हिट एंड रन केस बिल। दोनों की दोनों चीजों को सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। सरकार मेजोरिटी में है, सरकार को अपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का डर नहीं है पास होने से, सरकार अपने पे आ जाए तो पास करवा के छोड़ दे। लेकिन इसके पीछे जो सरकार का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, सरकार लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं पाई, या दे सकी, मतलब चलो दे सकी, लेकिन जनता को वो चीज समझ में नहीं आई। सरकार कहती थी ना ये किसानों के हक में है, लेकिन आप वो किसानों को नहीं समझा पाए वो चीज। हिट एंड रन केस जो है अभी जो आया, आप उससे ट्रक ड्राइवर्स को या जो भी एक्सप्रेसवे हाईवे पर जो गाड़ी चलाते हैं, आप उस चीज को, उस बिल को लाकर उनको खुश नहीं कर सके, आप उनके रैशनल को नहीं बता सके। तो जब आप किसी चीज के ऊपर रीजनिंग एबिलिटी नहीं दे सकते, आप उसको कैसे एक्शंस में जाकर रिफ्लेक्ट करोगे, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन उसकी कैसे लेकर आओगे? ये ब्यूटी है पॉलिटिकल थ्योरी की। समझ गए? उसके बाद दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, यहां से एक एक वर्ड को पकड़ लो और पॉलिटिकल थ्योरी में अप्लाई करना चाहिए आपको। देखो, जब भी सरकार कोई भी चीज, एक ड्राफ्ट प्रपोजल, लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशंस लेकर आ रही है, उसकी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेटिव पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलो इस चीज के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को हम जानते हैं।
ये ह्यूमन बींग्स एक्चुअली बोल रहा है, शुरुआत इसने करी है एक एनेक्डोट से, लेकिन ये अल्टीमेटली बात पॉलिटिकल थ्योरी की ही हो रही है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग ना हो, जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जिन्होंने देश के लिए रूल बुक बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, तब भी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी लोगों को, और लोगों का विश्वास नहीं रहेगा कानूनी व्यवस्था पर। इसका एग्जांपल देता हूं। शुरू शुरू में हमारा जो संविधान बना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो एक ही लैंग्वेज के अंदर था, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। आगे चलकर थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट वो आया हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी। और ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर कि इंग्लिश से हिंदी की कन्वर्जन में इसकी मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन, इसके प्रोविजंस, इसके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स का अस्तित्व, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, डोंट वरी, वी आर देयर, बिकॉज वी आर द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए कि समझ में आए, और इजी होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को याद है क्रिटिसाइज करा जाता है कि याद है एक लाइन लिखी जाती है शुरू के दूसरे तीसरे चैप्टर में, क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। सुना है कभी लक्ष्मीकांत में कि वकीलों की लैंग्वेज यूज करी गई है यहां पर, है ना। रिमूवल यूज कर लेते भाई प्रेसिडेंट के लिए, व्हाट इज इंपीचमेंट। स्क्रैप यूज कर लेते, हटाना यूज कर लेते, व्हाट इज नल एंड वॉइड। रिट्स, क्या करोगे इसका हिंदी में कन्वर्जन जानकर। पढ़ के दिखाना इसे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन समझेगा इसे? समझा सकते हो किसी को? अभी तुम में से कितनों को नहीं पता होगा कि एबियस कॉर्पस क्या होता है? मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, एक बात बोल रहा हूं मैं। मयूर पाल को पता है ना। है ना, हाँ, बंदी बना लो उसे, ये चीज है। ओके, तो अनलाइक अदर स्पीशीज, ह्यूमंस कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड डिजायर्स। दे कैन शेयर देयर आइडियाज एंड डिस्कस व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिजायरेबल। अब देखो आ गई ना वही वाली बात। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन इटसेल्फ। इसलिए मैं आपको, आप सोच रहे होगे कि बात हो रही है ह्यूमन बींग्स के बारे में, आपको पॉलिटिकल थ्योरी से कनेक्ट करता हूं, क्यों बता रहा हूं हर एक चीज। वो कह रहा है इंसानों का जब से अस्तित्व है ना, तब से पॉलिटिकल थ्योरी का अस्तित्व है। याद करो मेरी वो वाली बातें जो कि हमेशा से मैं आपको बताता हुआ आया हूं। इंसानों ने जब आराम से एक जगह सेटल होना सीख लिया न्यूलिथिक एज के बाद, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी रीजन में, कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए होंगे, आपस में इंटरब्रीडिंग करते होंगे, ऑफस्प्रिंग्स रेस करे होंगे, लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जोग्राफिकल टेरिटरी से डिवाइड होते हुए दूसरी जगह के ह्यूमन बींग से काफी अलग होते होंगे। याद है मैं आपको बताता हूं ना, जैसे शुरू शुरू में इंसान जैसे एक जगह सेटल हुए, मान लो यहां पर एक इंसान रह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कम्युनिटी बनाई, उसके बाद बीच में एक पहाड़ आ गया, फिर यहां पर दूसरे तरीके के इंसान रह रहे हैं, इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई, फिर एक बीच में नदी आ गई। एग्जाम्पल याद है मेरा, अक्सर देता रहता हूं मैं ये। यहां पर इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कम्युनिटी ए के, वो कम्युनिटी बी के रूल्स एंड रेगुलेशन से काफी अलग हो सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? पॉलिटी की। पॉलिटी क्या होता है? इट इज अ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सॉरी, पूरा लिखना भूल गया। अकॉर्डिंग टू विच a community is governed. According to which a community is governed. ठीक है,
तो अब देखो, अनलाइक अदर स्पीशीज दे कैन एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थॉट एंड डिजायर। ये चीज एक हर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में भी होनी चाहिए। जैसे हमारे संविधान में किसके थॉट्स एंड डिजायर्स रिफ्लेक्ट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। पढ़ते हैं ना हम लोग ये वाली चीज। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो फिलोसफीज हैं वो हाईलाइट होती है, हमें प्रियम्बल से भी देखने को मिलता है कि वो क्या चाहते थे। दे कैन शेयर देयर आइडियाज एंड डिस्कस, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है, डिस्कस व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड और डिजायरेबल। जिसने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे किसी भी देश में, उस देश का संविधान तैयार करा था, संविधान बनाने के बारे में सोचा था, वो पर्सन या वो बॉडी ऑफ पर्सन हर वही चीज लेकर आना चाहते थे देश में जो कि सही हो और डिजायरेबल हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इट हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन इटसेल्फ। इट एनालाइजेस सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन मैं तो आपको सारी बता दिए, हु व्हाट वेयर व्हाई एंड हाउ। व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? पॉलिटिकल थ्योरी सारे क्वेश्चन आंसर करती हो, जिसको हम 10 चैप्टर्स इसके अंदर, 10 चैप्टर्स इस बुक के अंदर हम सारे जानेंगे। हमें सरकार क्यों चाहिए? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? प्रूफ कैसे मिलेगा उसका? डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम? क्या कानून हमारे फ्रीडम के ऊपर बंदिशें लगाता है? वॉट डज द स्टेट ओ टू वॉट डज द स्टेट ओ टू इट्स सिटीजन्स? एंड वॉट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स? अब जैसे अगर इन क्वेश्चंस को हम आगे चलकर चैप्टर के ऊपर ना भरोसा करते हुए खुद के ऊपर भरोसा करके आंसर करने की कोशिश करें, जितना भी हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, तो चलो इनको आंसर्स करें, तो हमें हमारे आंसर्स क्या निकलेंगे? ठीक है। हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज? सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके बेसिस पर सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जहां पर मेंबर्स के पास, सभी के पास इक्वल राइट्स हो। इक्वल राइट्स के अलावा सोसाइटी को, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, उसकी वास्तविकता ये कहती है कि इक्वालिटी से ज़्यादा अमीर गरीब का गैप अगर कम करना है तो इक्विटी शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। ऐसे भी सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे ही कह रहा है डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम? यस, कानून होना इसके लिए बहुत जरूरी है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि किसी के भी हाथ में एब्सोल्यूट या फिर अनबेटेड पावर ना हो, और हर एक पर्सन अपने अगर फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हो तो वो एंजॉयमेंट जो है फ्रीडम की, वो होनी चाहिए विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स या किसी भी प्रकार की फ्रीडम। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? बिकॉज सारी जनसंख्या, हिंदुस्तान की ही बात कर लो, 200 करोड़ की लगभग हमारी आबादी है करेंटली। ठीक है, ऑफिशियली इनऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग 200 करोड़ की आबादी वाला देश, हर कोई अपने आप को इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकता। तो हमने क्या कर रखा है, कुछ बॉडी ऑफ पर्सन के अंदर अपनी पावर को बेस्टो कर रखा है, दैट यू पीपल ऑन आवर बिहाफ मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे अच्छे से काम, हम 5 साल के बाद किसी और को ले आएंगे। ठीक है, और अगर हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, यू हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस ऑल्सो। आप खुद खड़े हो जाओ, आप खुद जनता के प्रतिनिधि बन जाओ कि मैं बनाऊंगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? वी नीड गवर्नमेंट बिकॉज वी नीड सर्टेन बॉडी ऑफ पर्सन, क्योंकि पूरा देश एक साथ अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, तो कुछ बॉडी ऑफ पर्सन पूरे देशवासियों के बिहाफ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अभी तक मानी गई है, वो मानी गई है कौन सी? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्लेटो इस डेमोक्रेसी से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो अलग बात है कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था या मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में मिलने वाले डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफी अलग था। प्लेटो का एक सिंपल सा रीजन था, देखो, एवरी पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांस। ठीक है, प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, ठीक है, इनको सच बोलने पर जहर दे दिया गया था। ठीक है, ही वॉज पॉइजन टू डेथ, और जो इनको डेथ मिली थी सोक्रेटिस को, प्लेटो के ये जो गुरु थे, इनको डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर डेथ मिली थी, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसलिए
सोक्रेटिस भी घृणा करते थे डेमोक्रेसी से, और वो जो घृणा है, वो जो नफरत है, वो प्लेटो के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्लेटो इसलिए बात करता है कि जो पावर बेस्टो होनी चाहिए वो एक पर्सन में होनी चाहिए, फिलोसफर किंग में, ना कि बॉडी ऑफ पर्सन में, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ऑर्गेनाइज हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, उस जमाने की डेमोक्रेसी और उसका मीनिंग काफी अलग था आज की जमाने की डेमोक्रेसी और उसके मीनिंग से। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन आंसर करें, वाई डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम। ठीक है, करता है और करना भी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू एनार्की। वॉट डज द स्टेट ओ टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है, स्टेट क्या वो करता है, जो सरकार है, स्टेट है, वो जनता को बेसिक राइट से और बेसिक फ्रीडम को इंश्योर करे जनता के लिए, ये स्टेट वो करता है। ठीक है, और ये देखे कि किसी के भी पास पावर जो है वो एक जगह पर एक तरह ना हो जाए। अब पावर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, एक पॉलिटिकल पावर और दूसरी इकोनॉमिक पावर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्टेट ये वो करता है सिटीजन को कि वो ये देखे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर, सॉरी इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पावर, ये किसी दो चार लोगों के हाथ में एक तरफ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स ऑल द मेंबर्स, या फिर अगर ऐसा गैप है तो उसको ब्रिज करना चाहिए। एंड व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स। तो इसके लिए संविधान को कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन फिर भी संविधान ने लिखा कि हमारी जो ड्यूटी है वो सिर्फ स्टेट के प्रति नहीं है, दूसरे सिटीजन्स के प्रति भी है। इसलिए दो चीजें हमारे संविधान में लिखी गई, एक प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे के साथ सब लोग रहें, दूसरी चीज फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे उसके अंदर ये है एक ड्यूटी कि नथिंग शुड बी डन विच इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ठीक है, जब ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला घूमने जा रहे हो तो अपने निब्बे नबी का नाम राजू लफ्ज रानी मत लिख कर आओ। ठीक है, रिस्पेक्ट करो नेशनल हेरिटेज, नेशनल कल्चर की। अब आप कहोगे इससे मतलब फंडामेंटल ड्यूटी चलो ठीक है देश के लिए भी होती है, लेकिन दूसरे सिटीजन्स के लिए बेसिकली क्या, कि व्हेन वी एंजॉय आवर राइट, हमें यह भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही सामने वाले के लिए है। कुछ गलत होता हम अगर देख रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ठीक है, और दूसरों की राइट को, स्पेशली औरतों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें, ये हमारा दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज नागरिक ऑफ इंडिया। तो मैंने इंडिया के कंटेक्ट से आपको जोड़कर ये सवालों को भी एड्रेस करवा दिया। आई होप ये सब चीज़ें आप जानते होगे। लक्ष्मीकांत, आप लोगों ने इतनी तो पढ़ी रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करता है द सब्जेक्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड, जैसे कि अभी हमने इसको आंसर करा, इस तरीके की एनालिसिस करी, एंड सिस्टमेटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, मतलब एक देश में रहने वाला कोई भी जो नागरिक होता है उसका एक राजनीतिक जीवन भी होता है, चाहे वो उससे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, लेकिन राजनीति उसकी जिंदगी में घूमती रहती है। अब ये राजनीति वो राजनीति नहीं है जो कि आप सोच रहे होगे इलेक्शंस वाली, पॉलिटिक्स वाली, रैली करने वाली। ये राजनीति मतलब वो है कि जहां पर कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंसान की जिंदगी से जुड़े रहते हैं, फिर चाहे इंसान यानी कि नागरिक उस देश में पॉलिटिक्स में एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करता हो चाहे ना करता हो। तो ऐसी कौन सी चीजें जो इंसानों के जीवन को प्रभावित करती हैं उसकी पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट है, भले ही उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी इच्छा, उसकी दिलासा पॉलिटिक्स में, राजनीति में हो चाहे ना हो। हर एक इंसान जो राजनीति के साथ जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, वो ये चाहेगा एक देश में बैठा हुआ कि उसको भैया फ्रीडम मिले, उसको इक्वालिटी मिले, और अगर फ्रीडम और इक्वालिटी उसके छीनते हैं तो उसको उसके लिए न्याय मिले, जस्टिस मिले। ये बेसिक वैल्यूज है। पॉलिटिकल लाइफ जो है उसके साथ तीन बेसिक वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस। प्लीज ये याद रखना, ना ही ये कोई और वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, ये सिर्फ तीन वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। और वो भी कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन करने की कोशिश करता है कि कैसे एक इंसान की, एक सिटीजन की, एक नागरिक की जो जिंदगी है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, वो तीन पिलर्स के इर्द गिर्द घूमती है, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस। अब ये क्वेश्चन अपने आप में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिटिकल लाइफ के तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से होते हैं। अब बताओ, लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगा आपको? पढ़ लो उसके 92 चैप्टर्स, 7th एडिशन में मिलाकर टोटल 92 चैप्टर्स हैं, पढ़ डालो और आंसर करके दिखा दो इसको, नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है,
इट एक्सप्लेन, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इस बुक से, बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे गांधी और मार्क्सिज्म वाला जो मैं क्वेश्चन आपको कंपेयर करवाता हूँ, मतलब ये जो दिखाता हूँ मैं उनकी आइडियोलॉजीज को जो कंपेयर करा गया था वो इसी बुक से निकला है। देखना, गांधीज्म, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। 2020 का क्वेश्चन है ये। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। करेक्ट आंसर इसका है फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। पढ़ लो लक्ष्मीकांत से, करके दिखा दो सॉल्व इसको। ठीक है, तो इट क्लैरिफाइज, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग, सॉरी इट ये वाली लाइन रह गई, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स। मतलब इसका मीनिंग तो एक्सप्लेन करना ही, क्योंकि इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ, एक नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, पिलर्स होते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। लेकिन दूसरे कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने का काम करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो है, ठीक है, इट क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ दीज कंसेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। और मैंने आपका ये जो चैप्टर है, जो डिस्कशन है, यहीं से स्टार्ट करा था कि पुराने जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो थ्योरीज होती हैं। मैंने आपको PSIR के बारे में बताया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको प्लेटो का, उसके गुरु, उनके गुरु सोक्रेटिस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो डेफिनेशंस हैं आजकल जो यूज होती हैं, तो हम वो जो पास्ट में पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो दी थी वो क्या समझते थे उनसे, तो पास्ट की उन डेफिनेशंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं। अब भले ही वो पॉलिटिकल थिंकर्स ने ना दी हो, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। पॉलिटिकल थिंकर को हटाते हैं लेकिन फिर भी पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, वो कैसे? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक केस चल रहा था, केसवंत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बनती है और सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्ट्रिन निकालता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन निकालता है सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, मुझे क्या बताओ, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन में जो जो बातें लिखी थी, .1, .2, .3, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। ये 1973 का ही चला आ रहा है या फिर 2024 तक ये एक्सपेंड होता हुआ ये लिस्ट बढ़ गई है? बताओ। बढ़ गई है। अगर आप फ्रीडम की बात करो, राइट टू फ्रीडम, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्रीडम के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में लिखा था, जो लिस्ट जारी करी थी कि ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है, 6 तरह के फ्रीडम होते हैं। अब वो लिस्ट उतनी है या फिर 2024 तक आते आते वो बढ़ गई है? अरे बढ़ गई है मयूर, राइट टू प्राइवेसी था क्या उसके अंदर? बताओ। बिल्कुल बढ़ी है। हाँ, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो इट ऑल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशंस दैट वी पार्टिसिपेट इन। पॉलिटिकल थ्योरी, हाँ, तो इतना तो समझ गए होगे कि पास की जो बातें हैं वो प्रेजेंट में कैसे रेलिवेंस होल्ड करती हैं। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जान लो, राइट टू फ्रीडम से जान लो, आर्टिकल 19 का मीनिंग कैसे एक्सपेंड होता है वो चलता है। ठीक है, अब जैसे आप राइट टू फ्रीडम के अंदर आप इसको देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कार्टून बनाते हो, PM CM के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक एक आर्टिकल लिख रहे हो, बेसिकली उनके उस आर्टिकल में या फिर उनकी कुछ चीज को दिखाकर उनके कपड़े उतार रहे हो, तो पहले इस चीज के ऊपर जो नेता है वो बुरा मान सकते थे और आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते थे, आपको जेल हो सकती थी। लेकिन इसका भी दायरा धीरे धीरे करते करते बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वरना प्रेस के पास इतनी पावर नहीं होती कि कैसे भी करके कुछ भी चीज दिखा देना, कुछ भी चीज हाईलाइट कर देना,
यूट्यूब पर उसको डाल देना। हालांकि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि भाई मीडिया वाले आप नहा रहे हो तो बाथरूम में आपके गुस्से आए और आपको लाइव कवरेज दिखा रहे पूरे जी न्यूज़ पर, आज तक पर। अब इसकी इंटरप्रिटेशन के जमाने और वक्त के हिसाब से किसको कितने राइट मिलेंगे, कैसे एंजॉय करे जाएंगे, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी। अगेन हमारे देश में हमारा इंटरप्रेटर है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप बात करो जिस टाइम पर देश आजाद हुआ था, लास्ट एग्जांपल, क्या कोई ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की बातें करता था? कभी सोचा था किसी ने कि ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर बनेंगे? बताओ, नहीं ना। सोसाइटी में चीजें बदली, समाज का दायरा अस्तित्व बदला, लोगों की थिंकिंग बदली, तो ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तक सोसाइटी हमारी रेडी है क्या? डीपीएसपी कहता है हमारा यूसीसी लाने के लिए, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आ पाया क्या? अभी तक नहीं आ पाया। क्यों? सोसाइटी में एक बार सबको रेडी होने दो, एक दो जनरेशन आगे बढ़ने दो, लोग थोड़े से ब्रॉड माइंडेड होंगे, समझेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव है, तभी वो चीज आ पाएगी। तो यूसीसी जो श्रेया लिखा हुआ है संविधान के अंदर, वो एक पॉलिटिकल थ्योरी की बात है, समझ रहे हो? वो सरकार, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक आइडिया है कि इससे जो धर्म और जाति को लेकर लोग अपने अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने मेंबर्स को रेगुलेट करते हैं, वो चीज मिटकर एक कॉमन तरीके से होगी। लेकिन अभी हमारी सोसाइटी उसके लिए रेडी नहीं है। बल्कि इस टाइम पर तो हाँ डीपीएसपी का पार्ट है वो, इस टाइम पर तो बल्कि हम और खतरनाक स्टेज पर मयूर खड़े हुए हैं। याद है मैं सोसाइटी में बताता रहता हूं हमेशा, ना हम पूरी तरीके से वेस्टर्न हो पा रहे हैं और पूरी तरीके से ना ही हम इंडियन है, यानी कि पीछे तो जा नहीं सकते हैं, है ना। जो पूरी तरीके से हमारी जो परंपरा थी, है ना, लोग कुर्ते पजामे सूट साड़ी सलवार ऐसे रहते थे, है ना, चोटी बांध बांध के लड़कियां रहती थी। अब नजरें झुका झुका कर बात करना, ठीक है, 95% मैरिजेस अरेंज मैरिज ही होंगी। अब वो सोसाइटी तो रही नहीं है हमारी, हम उससे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ गए हैं कि हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, फुगरे टू मूवी का एग्जांपल याद है मयूर? वो सीन याद है? वो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स को अलाउ कर दिया फ्लैट में रहना। तो वो कहता है ना सरदार जी, क्या मैडम सुप्रीम कोर्ट में एक कमरा ले लो, ये सोसाइटी तो देगी नहीं आपको, है ना। अब जैसे मूवी हॉल्स में, श्रेया मैं आपको बता रहा था एक दिन, मूवी हॉल्स में शाइनी, सुप्रीम कोर्ट की कुछ टाइम पहले जजमेंट आई थी कि आप अपना पर्सनल खाना पीना लेकर जा सकते हो। लेकिन मयूर कौन सा मूवी हॉल मानता है बताओ? ये सुना तो होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप खाना पीना लेकर जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपीएससी को भी कहा था इस बार कि सी सेट का पेपर या फिर जो जीएस की कॉपीज होती है वो खोलकर दिखा दो। लास्ट 4 बार से बोल रहा है, यूपीएससी कुछ कर रहा है उसके ऊपर क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है ना, वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं बन पाता, इवन अगर हाईएस्ट बॉडी भी उसको बोले। अब एक बार बताओ, यूपीएससी ने तो फॉलो करा नहीं, मूवी थिएटर्स ने फॉलो करा नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कर लिया क्या उनका? बताओ, नहीं हुआ ना। लेकिन वहीं पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव जजमेंट पास करी हाजी अली दरगाह के ऊपर, शनि शिंगणापुर के ऊपर, सबरीमाला टेंपल के ऊपर, कि मेंस्ट्रुअल एज की विमेन इन सारे टेंपल प्रेमाइसेस मॉस्क में एंटर कर सकती हैं, तब तो ये सबको मानना पड़ा कि उधर के प्रीस्ट पुजारियों ने या फिर मौलवी साहब ने मना कर दिया? बताओ, नहीं करा ना। तो वो चीज है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इक्वालिटी दे रखी है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन लेकिन उनकी काम मिसिंग थी कि औरत का शरीर है तो वो उसको मस्जिद में घुसने नहीं दिया जा रहा है या फिर कुछ मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसकी धारणा है कुछ कि औरतें यहां पर घुसेंगी तो अपवित्र हो जाएगा। अब यही अगर केस सुप्रीम कोर्ट के पास 1950 या फिर ये 1955 में गया होता, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट औरतों के खिलाफ जजमेंट पास कर देता, राइट? है ना। जमाना ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो है, जब इक्वालिटी हर चीज में, तो यहां पर क्यों नहीं? तो इट ऑल्सो एग्जामिन्स द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं एवरीडे लाइफ में, लाइक स्कूल्स, शॉप्स, बसेस और ट्रेन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस। आप कहोगे लेकिन यहां पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सर मान लिया कि इक्वालिटी और फ्रीडम की बात यहां पर होती है, लेकिन अगर मिसिंग हो भी तो आप हम कर क्या सकते हैं? आप चलो एक दुकान का एग्जांपल पकड़ लो और इससे समझ जाओ। आपने इतना तो समझा, इतना तो जानते होगे, ऐसा बोला जाता है कस्टमर या कंज्यूमर इज द किंग। अगर आपके खिलाफ आपने पैसे खर्च करे हैं और कोई भी जो आपको जो गुड मिला है, जो गुड मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है, आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, नाखुश हो, और शॉपकीपर कोई आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जस्ट अप्रोच, आपके लिए रिक्विजिट एक्शन क्या बना रखा है इस देश ने?
जस्ट अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट। है कि नहीं है? बसेस को लेकर ट्रेन को लेकर, जैसे ट्रेन की हम एक बात कर लेते हैं। आप एक ऑप्टिमिस्टिक चीज जानते होगे ट्रेन के बारे में। यहां पर आप अपने सामान को 1 रुपए एक्स्ट्रा देकर टिकट में, कुछ रुपए लगते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, वो अलग अलग ट्रेनों का अलग अलग हिसाब होता है। इंश्योरेंस करवा सकते हो आप अपना। बोगी फट गई, ट्रेन में आग लग गई, ट्रैक उड़ गया, कुछ भी हो गया, जितने का आपका सामान था आप एक बार ही लिखवा दो, उसके कुछ पैसे जमा करवा दो। अगर वो पूरे का पूरा सामान लापता भी हो जाता है, उसके अंदर आपके, मैं मानता हूं 3 अरब के जेवर थे, ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ट्रेन ट्रेन कह रहा हूं मैं, सॉरी, ये रेलवे प्रशासन जो आपकी पूरी भरपाई करके देगा उसकी। लेकिन उसकी डिक्लेरेशन पहले आपको करनी पड़ेगी, और उस डिक्लेरेशन के लिए, उसकी रखवाली के लिए वो आपकी कुछ फीस काटते हैं। जर्नी का इंश्योरेंस हो जाता है आपका। गवर्नमेंट ऑफिस याद है? वैसे हालांकि मैंने गवर्नेंस के अंदर अभी इसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक टर्म याद है जो कि मैं आपको बताता रहता हूं, सिटीजन चार्टर, है ना? चलो, 2 टर्म तो याद होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को एडवांस लेवल पर जाकर समझने की कोशिश करें, तो इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट। मतलब जो भी आज हमारे समाज में फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस की जो डेफिनेशन चल रही है, क्या वो एडिक्वेट है? एडिक्वेट का मतलब दोस्तों यहां पर ये होता है कि क्या सिर्फ लिख दी गई है संविधान में, या फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिल रही है। एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिसी प्रैक्टिसेस हो, इनको कैसे हमें आगे, ना वही वाली बात देखो, कैसे हमें मॉडिफाई करना चाहिए टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। अब जैसे मॉडिफिकेशन की बात बताता हूं, और ये बात बताता हूं कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को हटाओ, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं, जुडिशरी। जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनका दायरा अलग अलग है काम करने का, है। लेकिन 1980s में जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल निभाया। जुडिशरी ने कहा, देखो, हम जानते हैं कि लॉ मेकिंग इतनी फास्ट तरीके से होती नहीं है, और उससे भी धीरे तरीके से होती है लॉ इंप्लीमेंटेशन, ठीक है? इसलिए हम एक प्रोएक्टिव स्टेप उठाने जा रहे हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग पीआईएल, जिसमें हम निर्देश जारी करेंगे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसपैठ करेंगे। अब उसने ऐसा तो नहीं बोला घुसपैठ करेंगे तो फिर रूट साउंड करेगा, या फिर बैलेंस ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि यार, हम अपने आप को ओवरबर्डन करने के लिए तैयार हैं, और अब पीआईएल के दायरे से जो एक कंसेप्ट होता है, अगर आप जानते होगे, लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है, अगर आपके खिलाफ कुछ हुआ है तो आप ही जाकर कोर्ट में केस लड़ोगे, और आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी कोर्ट में जाकर कि आपके खिलाफ अन्याय हुआ है। लेकिन पीआईएल में अब क्या होता है, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, वो कोर्ट जा सकता है। तो लोकस स्टैंडाई वाली जो बात है कि जिस पर्सन के खिलाफ अन्याय हुआ है वही पर्सन पहले कोर्ट आए, अब वो खत्म हो गया। अब जैसे कोई, मान लो भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो, कोई एक रेप विक्टिम है, या टेररिस्ट अटैक का कोई सर्वाइवर है, या कुछ भी है, तो वो पर्सन किसी की कंप्लेंट करना या कोई भी केस दर्ज करने जाना चाहता है, वो इस होशो आवाज में ही नहीं है अपने, वो नम्बनेस की स्टेट में चला गया, वो डिप्रेशन की स्टेट में चला गया है, जीते जागता एक कोमा वाला पर्सन बन चुका है वो, ठीक है? मे नॉट गॉट टू सो। लेकिन अब वहां पर वो पर्सन कैसे जाएगा, लोकस स्टैंडाई कैसे हो? और हर किसी में इतनी हिम्मत होती भी नहीं कि किसी के लिए कंप्लेंट वो फाइल कर दी जाए। अब जैसे अगर पीआईएल का टूल हमारे देश में अवेलेबल नहीं होता, तो नोएडा के ट्विन टावर्स गिरे नहीं होते, राइट? ये वाली बात तो सबको पता है। बम लगा के जो उड़ा दिए गए थे नोएडा के ट्विन टावर्स कोर्ट के ऑर्डर पर, इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उनकी। मतलब वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो माफिया थे एक तरीके से, वो करने देते क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही एक और केस आया था उसी ट्विन टावर के साथ, आपको पता होगा, बीजेपी या किसी का कोई एक पर्सन था, एक पॉलिटिकल लीडर था, किसी का बेटा था, वो बदतमीजी कर रहा था एक औरत के साथ, धक्का मुक्की कर दी थी सोसाइटी में, है ना?
और उसको अरेस्ट हो गया था वो, कि तुम लोगों ने मेरी कंप्लेंट फाइल करी है, वो करी है, गुंडागर्दी कर रहा था, गोली दिखा रहा था, तो अब किसी की नहीं चलती। अगर ऐसा होता, जैसे पीआई अगर पास वो नहीं होती, फाइल नहीं होती, या लोकल स्टैंडर्ड का केस होता, तो अभी जैसे वो देखो दो एमपी, वो कौन है जिनका केस चल रहा था, और मुसलमान थे, और गोली मार दी गई थी उनको, जैसे वो कोर्ट लेकर जा रहे थे उनको, अतीक अहमद, थे ना, एमपी था कि नहीं था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, लेकिन चला कि नहीं चला, कितना तगड़ा केस उसका। तो पीआईएल ने जुडिशरी के दरवाजे छोटे छोटे मुद्दों के लिए, छोटे छोटे टॉपिक के लिए वो करते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि जब एकदम से, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था और अभी तक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा है, तो केसेस तो बढ़ेंगे। 5 करोड़ के केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है, बढ़ेंगे, जुडिशियल वैकेंसी है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हो रही है कम से कम अच्छी। एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया तो जा रहा है। देखो, नेगेटिव चीजें हमेशा रहती हैं साथ, सिक्के की कभी एक साइड नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास सिक्का जिसमें से हेड है टेल नहीं है। दूसरा पहलू हर एक चीज का होता है। दुनिया में कोई भी चीज जो है वो ग्रे में एग्जिस्ट करती नहीं है। हम ग्रे जोन में जाने की कोशिश करते हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए। हर एक चीज, अगर एक ब्लैक कॉर्नर है जिसका, तो एक व्हाइट कॉर्नर भी होगा, व्हाइट कॉर्नर है तो ब्लैक कॉर्नर भी होगा। इसलिए कोई भी इंसान, आप लाइफ में किसी को चुन भी लो, किसी के साथ हो, 100% वो अच्छा नहीं हो सकता, 100% वो बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी आप चीज खा रहे हो, वो 100% सबको पसंद नहीं आ सकती, 100% उसकी कोई बुराई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी चीज पृथ्वी में आप किसी को भी देख लो। ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी का दायरा है कि पॉलिटिकल थ्योरी के दायरे के अंदर अगर आप कुछ अच्छा करने जाते हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके नेगेटिव रिपरकशन सामने आते हैं। अब जैसे सरकार आज तक ये कहती है कि हिंदुस्तान का आदमी समझ नहीं पाया, लेकिन 3 फार्म लॉज जो हैं वो किसानों की हालात बहुत अच्छी तरीके से सुधार देता। बात यही है ना, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लो, आप अपने घर में आसपास के लोगों से, किसी से भी आप पूछ लो, फार्म लॉ बस लोग यही कहेंगे कि ब्लैक लॉ थे, बेकार हैं, किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि वो थे क्या। नाम भी पूछ लो, नाम तक नहीं पता उनको कि थे क्या। किसान के ऊपर बिल आए थे, सरकार उस टाइम पर किसानों की दुश्मन बनी हुई थी, और लोग धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए थे, तो जी आपके खिलाफ होने क्या वाला था, वो कुछ बुरा होने वाला था। तो वो क्या बुरा होने वाला था वो नहीं पता, बस कुछ बुरा होने वाला था। ठीक है, तो बात यही है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सरकार की साइड से आ सकती है, सरकार एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे सकती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूल, ड्राफ्ट बिल। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यानी कि वो एक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, काफी हद तक ये जनता के पास होता है ये वाला अधिकार। और यही होती है जनता की पॉलिटिकल लाइफ, जहां पर उसके पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है, और अगर फ्रीडम और इक्वालिटी उसके ब्रीच होते हैं तो उसके पास जस्टिस है सीख करने के लिए। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्गन्स के भी दरवाजे खोले होने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ऑब्जेक्टिव जो है, ये वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी, मैंने सुप्रीम कोर्ट से उसका समझा दिया कि देखो मॉडिफाई करने वाली बात कैसी है। जैसे जुडिशरी ने अपने रोल को मॉडिफाई करा 1980s में। जुडिशरी का पहले रोल था लोकस स्टैंडे वाला, लोकस स्टैंडाई वाला, कि कोई केस या कोई मुद्दा अगर हमारे सामने आएगा तभी हम उस पर सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन पीआईएल की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना दायरा खोल दिया कि देखने से उसकी वर्किंग को लगता है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इट इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स बहुत बड़े ढीले हैं। ठीक है, इतना काम हो सकता है कि वो ना करें, हो सकता है वो ढीले हो जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ढीले हैं, हो सकता है वो ढीले हो जाएं। और देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज जिसका एक वाइट साइड होती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अच्छा है क्या बुरा है, पहले बताओ, जनता के लिए अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा स्टैंड है, ये तो कोई वाइट साइड। अब ब्लैक साइड इसकी क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट, इससे जो प्रिंसिपल है वो ब्रीच होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, थ्योरी ही तो है, पॉलिटिक्स में लिखी गई एक थ्योरी ही तो है, एक प्रिंसिपल ही तो है, और वो कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर जो है, या फिर जो पावर्स दी गई है वो से ब्रीच होती है। और जुडिशरी हमारे डोमेन में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, लॉ मेकिंग के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी एक्सपर्टीज है नहीं इस एरिया में। वो कोर्ट रूम में बैठे बैठे जुडिशरी को ये लगता है कि सरकार को इस चीज का ऑर्डर दे दो, उस चीज का ऑर्डर दे दो, जबकि जजेस का ये कहना है, और ये सॉरी लॉ मेकर्स का ये कहना है, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सबका, कि जजेस क्या जाने कि हम लोग किस परेशानियों से, किन दुविधाओं से होकर गुजरते हैं। एकदम से हवा में ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, ना ही हम ले सकते हैं, और वो खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर हम लेने लग गए उनको तो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी का वो ये है, सिटीजन्स को ट्रेन करना
किस चीज़ के लिए? वो रैशनली सोच सके। क्यों? हमें क्यों सोचवाना है रैशनली सिटीजन्स को? इसलिए सोचने पर मजबूर करना है, इसलिए सोचवाना है हमें उनको, बिकॉज लोग अपने अधिकारों को जाने तो लोग कंप्लेंट, जैसे आप प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लो, लोग कंप्लेंट पहले करने लग जाते हैं, ठीक है, हर एक चीज की, कि जनता ने हमारे ये जनता के लिए सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो लोग ने अपने अधिकारों को एंजॉय कहीं करा है। आप में से कि चलो आप लोग बिजी होते होगे, आप लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम में से कितनी पीढ़ी से या हमारे मम्मी पापा ने कितने सालों से ये एक चीज अपना रखी है कि जिस दिन बजट आता है तो वो जाने कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है पूरे साल, सरकार का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का सोर्स क्या है। या हमारे मम्मी पापा, आप में से आपके मम्मी पापा टॉप मोस्ट पोस्ट पर होंगे, डीआईजी होंगे, कुछ भी होंगे, आप पॉलिटिक्स के बड़े बड़े खानदानों से बिलोंग करते होंगे। आप में से कितनों के घर वाले ड्राफ्ट बिल जब भी आता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपना ओपिनियन दर्ज करवाने के लिए? बता दो जरा। ये आपको साइड भी पता है कि कहाँ जाना पड़ता है ड्राफ्ट बिल के लिए? बताओ कितनों के मम्मी पापा दादा दादी ये वाला काम करते हुए आए हैं? ये कभी भी करा हो गया आपके खानदान में ये वाला काम? नहीं ना। सिटीजन को हमें ट्रेन करना है। याद करो गवर्नेंस का लेक्चर, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनानी है हमें, क्योंकि जनता के लिए जो चीज करी जा रही है वो आगे चलकर जनता को ही पसंद ना आए। लॉ मेकिंग का टाइम बर्बाद, डिबेट एंड डिस्कशन का टाइम बर्बाद, 3 सेशन होते हैं पूरे साल में पार्लियामेंट के, उनके ऊपर करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक मीटिंग में, वो बर्बाद। ठीक है, अल्टीमेटली फिर सरकार को डिसीजन विड्रॉ करना पड़े, हो सकता है वो अच्छा डिसीजन हो, जैसे सरकार ये कहती हुई आई है। सरकार बड़े प्यार से करवा लेती है डिसीजन को पास, लेकिन ठीक है पॉलिटिकल एंगल होता है इसके पीछे, सरकार को इलेक्शंस का फायदा देखना होता है। सरकार अभी मेजोरिटी में, बीजेपी को चाहे ये 2 बिल पास करने से आज भी कोई नहीं रोक सकता, 3 फार्म लॉस और हिट एंड रन केस बिल, लेकिन दोनों को विड्रॉ कर लिया। क्यों? रैशनल अच्छा है, सरकार कहती है, सरकार कहती है, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन कोई नहीं दे रहा हूं, सरकार कहती है कि रैशनल अच्छा है। जनता समझ नहीं पाई उसे। जनता क्यों नहीं समझ पाई? तो आपने ट्रेन करा क्या जनता को रैशनली सोचने के लिए? अभी एक बार बताओ, अपन लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूं, हिट एंड रन केस के बारे में हमारे घर में या हम लोग भी कितना जागरूक हैं? बताओ क्या रैशनल है उसका? नहीं पता ना हमें, चलो हमें पता है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जनता, सॉरी जो सरकार है वो जनता के कुछ सेक्शंस को टारगेट कर रही है, ट्रक ड्राइवर्स को, तो उनके अब उनके अगेंस्ट है। खुराफेती दिमाग है पीएम का, तो वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं सरकार। लेकिन ये कहती है कि एक बार रैशनल को तो समझो, और अगर नहीं समझ में आएगा तो सरकार को भी पता है किसके पास दरवाजा नहीं खोला जुडिशरी का। एक पिटीशन फाइल करो, जुडिशरी को लगेगा, जुडिशरी उसको स्क्रैप कर देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, इट इज टू ट्रेन सिटीजंस टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड टू असेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम। ऑफ आवर टाइम मतलब प्रेजेंट सिचुएशन या फिर जो कंटेम्प्रेरी चीजें जो चल रही होती है उसके हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेजेंट या कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल इवेंट चल रहे होते हैं उनको समझना, उनको उनके बारे में सोचना, बिकॉज उसी के बेसिस पर जो पॉलिसी प्रैक्टिसेस हैं वो मॉडिफाई हो सकेंगी, ताकि वो, लाइन को देखो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ताकि वो और ज्यादा डेमोक्रेटिक बन सके, ताकि वो और ज्यादा डेमोक्रेटिक बन सके, जनता की कोई कंप्लेंट ना हो, और अल्टीमेटली इन सब चीजों से हम अपना सपना साकार कर सकें, इंडिया को या किसी भी देश को। ये तो हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिया की पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ रहे। पॉलिटिकल थ्योरी पहली बात है किसी एक देश की होती नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी चीज होती है, यूनिवर्सल चीज, कि ये कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी छोड़ दो, इंस्टीट्यूशन को भी छोड़ दो, आई एम सॉरी, पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स, जो कि अप्लाई करने चाहिए हर एक देश में, हर एक देश के रूल बुक में होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, ताकि हर एक देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जा सके। और ये सब कुछ हमें करना क्यों है? बिकॉज वही वाली चीज़, सेम चीज़ जो कि चाणक्य बोलता था, ठीक है, हर किसी ने बोली है कि हैप्पीनेस ऑफ द गवर्नमेंट या हैप्पीनेस ऑफ द किंग और क्वीन लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट। हिज और हर वेलफेयर या फिर गवर्नमेंट का वेलफेयर लाइज इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, कोई भी चीज़ सरकार करे, राजा रानी करे किसी भी देश में जहाँ पर भी मोनार्की व्यवस्था होती है, तो वो अपना हित उनका तभी सुनिश्चित होगा, उनका फायदा तभी होगा जब जनता का फायदा हो रहा है, जब वो लोग कोई भी ऐसा एक्शन प्रोग्राम पॉलिसी वगैरह लेकर आ रहे हैं जिससे जनता का हित जो है वो सुनिश्चित हो पा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्यों उसको स्टडी कराया जाना चाहिए। लेकिन मैंने जो इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में आपको दिया ना, इसमें ऑलमोस्ट मैंने चैप्टर की सारी ही बातें कवर कर दी हैं। अभी आप इसको आगे देखोगे, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में 200 फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।